नमस्कार दोस्तों, आगाज आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आदर्श कुमार भारती। आज के इस वीडियोज में हम पढ़ने जा रहे हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। ये क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस है। यूपीपीएससी, यूपीएससी या अदर जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे पूछे जा रहे हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन द अर्थ फ्रॉम द इक्वेटर इन नॉर्दर्न एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर। अब जैसे कि यदि इसको हमको यदि एग्जैक्टली लोकेट करना हो, या ये जो पॉइंट्स होते हैं जैसे जो एंगुलर डिस्टेंस हैं 0 डिग्री, 15, 30, 45, 60 व्हाट्सोएवर, जो भी ये डिग्रीज होती है लैटिट्यूड्स की, उसको हम मेजर कहाँ से करते हैं और कैसे करते हैं, आइए उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे ये हमारा एक ग्लोब है जहाँ पे ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन्स को लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। ये केवल समझने के लिए होता है, ये इसकी डेफिनेशंस नहीं होती है। तो जब भी कभी अगर डेफिनेशंस ऑप्शन में दिया गया हो तो हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस पर टिक लगाएंगे, ना कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से दे दिया गया तो हम उस पर टिक लगाएंगे। तो आइए हम देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा ग्लोब है और इस ग्लोब को लैटिट्यूड्स हमको फाइंड आउट करना है, तो ग्लोब को हम वर्टिकली क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका फिगर हमको कुछ इस तरह से मिलेगा, और हमारा पूरा फोकस इस फिगर पर होना चाहिए लैटिट्यूड्स को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर क्या है कि हमने जैसे बताया कि ये एंगुलर डिस्टेंस होता है जिसको मेजर कहाँ से करते हैं, इक्वेटर से करते हैं। ये रहा हमारा इक्वेटर, ये रेफरेंस पॉइंट है, यहीं से हम लैटिट्यूड्स को मेजर करेंगे। ये अर्थ का सरफेस है और अर्थ के सरफेस से इक्वेटर्स पे जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। जैसे कि मैथ में आपने पढ़ा हुआ होगा कि एक एरो है और उसी एरो पर यदि दूसरी भी एरो होती है तो दोनों के बीच में ये 0 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन जब कोई एरो इधर से आती है तो इस एंगल को हम मेजर कर लेते हैं, इस एंगल को हम मेजर कर लेते हैं, तो ये हमारा एंगल बनता है। और ठीक इसी तरह से यदि यहाँ पर देखेंगे, एक लाइन यदि हमने ये ड्रा किया हुआ है, एक हमने ये ड्रा कर दिया, ये लाइन ड्रा किया है, ये ऐसे करके ड्रा करते गए, और अर्थ के सरफेस पे जो भी ये डिग्री बनती है, सपोज दैट कि यहाँ पर 15 डिग्री है तो हमने यहाँ पर 15 डिग्री लिख दिया। ये 16 डिग्री है तो हमने 30 डिग्री है तो इसको हमने 30 डिग्री यहाँ पर लिख दिया। तो ऐसे ही डिग्रीज को हम ये लिखते चले जाएंगे, और यदि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो यहाँ पर हम नॉर्थ यानी कि एन एन लगा देंगे, यानी जो ये बताता है कि ये जो लैटिट्यूड है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक उसी तरह से जो सेम एंगुलर डिस्टेंस होते हैं वो साउदर्न हेमिस्फीयर में भी होते हैं। जैसे यहाँ पर ये 15 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, 45 डिग्री है, ऐसे करके हमने ये मेजर कर लिया। और यहाँ पर जब इसको हम मेजर करेंगे तो यहाँ पर हम ये यस लगा देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ये लैटिट्यूड्स साउदर्न हेमिस्फीयर में है। अब ये क्लियर हो गया होगा कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं और ये कैसे मेजर किए जाते हैं, और इनका जो वैल्यू होती है वो डिग्रीज में क्यों होती है, और नॉर्दर्न और साउदर्न का मतलब भी अब ये क्लियर हो गया होगा। आइए हम सेकंड में हम ये पढ़ लेते हैं कि इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स क्यों कौन-कौन से होते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि लैटिट्यूड्स कितने होते हैं। तो यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर इसको यदि हम छोड़ दें तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 ये 90 तक ही होता है, ठीक? और वैसे ही यदि साउदर्न हेमिस्फीयर में हम जाएँगे तो ये हमारा 90 तक होता है। तो 90 और 90 ये हो जाएँगे 180, और प्लस ये 1 जो होता है ये 0 डिग्री का होता है लैटिट्यूड, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। यहाँ पर हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 181 लैटिट्यूड्स होते हैं। बट इन द सम बुक्स, कुछ बुक्स में क्या होता है कि वहाँ पे जो है 90 डिग्री का जो लैटिट्यूड्स होता है, जो पोल होता है उसको वो लैटिट्यूड्स में मेजर नहीं करते हैं, इसीलिए जो इसका नंबर होता है 179 भी लिखा हुआ होता है, ठीक? इसके अलावा क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग्स ये होती है कि जो 2 लैटिट्यूड्स के बीच में जो कितने किलोमीटर की डिस्टेंस होती है, वो होती है ट्रिपल 1 किलोमीटर की, यानी कि 111 111 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है किसी भी 2 लैटिट्यूड्स के बीच में। जैसे यदि यहाँ पे लैटिट्यूड्स कितना है, ये 15 डिग्री है और यहाँ पे 16 डिग्री है, तो दोनों के बीच में कितने का वो कितनी डिस्टेंस होगी, तो 111 किलोमीटर की होती है, ठीक? ये क्लियर हो गया। आइए अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में। उस इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स में कुछ होते हैं जैसे इक्वेटर है, जिसको अभी हमने देखा कि इक्वेटर क्या होता है, तो ये सबसे बड़ा लैटिट्यूड्स होता है जो 0 डिग्री से पास होता है, और इस इक्वेटर की जो लंबाई होती है वो 40,075 किलोमीटर की होती है, और सबसे बड़ा ये लैटिट्यूड्स होता है, ठीक? इसके अलावा हमको देखना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल। यदि हम इस फिगर में यदि हम देखें तो ये हमारा इक्वेटर है जो 0 डिग्री से पास हो रहा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23 डिग्री 26 मिनट से पास हो रहा है। बट ये बुक्स में क्या लिखा हुआ होता है, ये 23 डिग्री और ये 30 मिनट्स लिखा हुआ होता है। वो ऐसा इसलिए होता है कि 26 का हमें अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लेते हैं 30,
उसको हमने 30 मान लिया। ठीक उसी तरह से जो आर्कटिक सर्किल है, वो 66 डिग्री यहाँ पे 34 मिनट दिया गया है, बट यदि बुक्स में यदि हम देखेंगे, तो वहाँ पे 66 डिग्री ये 30 मिनट ही लिखा हुआ होता है, या 66 डिग्री 66 हाफ डिग्री लिखा हुआ होता है, यानी कि 66 एंड हाफ यानी कि साढ़े 66 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और इस साउदर्न हेमिस्फीयर हम जाएंगे तो ये 23 एंड हाफ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। और 66 हाफ हम बोलते हैं किसको, तो अंटार्कटिक सर्किल को हम बोलते हैं। ये हमारे 5 क्या हो गए, तो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हो गए। बट क्वेश्चन वंस अगेन इज दैट व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, या दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये 23 हाफ से ही क्यों पास हो रहा है, या जो आर्कटिक सर्किल है ये 66 हाफ से क्यों पास हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्यों 23 हाफ से पास हो रहा है, आर्कटिक सर्किल क्यों 66 हाफ से पास हो रहा है। तो इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर होता है वो हमको इस फिगर में देखने को मिलेगा। जैसे यदि हम इस फिगर में देखें तो जो हमारा ये अर्थ है, ये अर्थ क्या है, अपने एक्सिस से ये 23 हाफ, यहाँ पे ये नंबर दिया गया है 23.43731 डिग्री है। बट अप्रॉक्स वैल्यू जो इसकी हम काउंट करते हैं, वो हम करते हैं 23 एंड हाफ की काउंट करते हैं, यानी जो हमारी अर्थ है वो 23 हाफ क्या है, अपने एक्सिस पर वो झुकी हुई है, टिल्टेड है। और इस टिल्टेशन की वजह से क्या है कि जो भी आर्कटिक सर्किल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्किल, सब की सब जो लैटिट्यूड से सब के सब टिल्टेड हो गए हैं। तो अब आइए हम देख लेते हैं, जैसे कि ये सन है, और सन क्या है, बिल्कुल सन की रेज़ बिल्कुल सीधे पड़ रही है। अर्थ हमारी क्या है, 23 हाफ क्या है, टिल्टेड है। और इस टिल्टेशन की वजह से जो सन की रेज है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बिल्कुल क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सीधे पड़ रही है। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये एक पर्टिकुलर डेट होती है पूरे ईयर्स में, जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो सन की रेज होती है बिल्कुल सीधे पड़ती है, और ये पर्टिकुलर डेट होती है 21 जून। यानी कि जब ये 21 जून आता है तो उस दिन पे क्या होता है कि जो सन की रेज होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बिल्कुल सीधे पड़ती है। अब पॉइंट ये है कि जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो सन की रेज जब सीधे पड़ती है, तो और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने से पास हो रहा है, तो 23 हाफ डिग्री से पास हो रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब ये 23 हाफ डिग्री पर जब बिल्कुल परपेंडिकुलर सन की रेज पड़ती है, अगर उस समय हम देखेंगे आर्कटिक सर्किल को, यदि हम देखें, ये बिल्कुल आर्कटिक सर्किल किस में है, ये दिन में पड़ रही, क्योंकि ये क्या है, ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन का मतलब क्या हो गया कि सर्किल ऑफ ये इल्यूमिनेशन है, और इसके इधर इस हिस्से में जिधर सन की रेज पड़ रही इधर क्या रहेगा, तो दिन रहेगा। इसके इधर क्या रहेगा, तो नाइट रहेगी। और यहाँ पर यदि हम देखें इस फिगर में, तो इसके इधर यानी कि ये आर्कटिक सर्किल के ऊपर यदि हम देखें तो यहाँ पे सन क्या रहेगा, हमेशा 24 आवर रहेगा, जिसको मिडनाइट सन बोलते हैं, जहाँ पर सन कभी नहीं डूबेगा, यानी कि 24 आवर सन रहेगा। लेकिन ये ऐसा दिन केवल एक ही आता है एट द बॉटम, जो लेवल होता है वो आर्कटिक सर्किल यानी कि 66 हाफ डिग्री ही होता है। इसके बाद यदि यदि हम देखें, यदि हम यहाँ पर देखेंगे, यदि हम इस लाइन पर देखेंगे, तो यहाँ पर इतने पार्ट में क्या हो रहा है, दिन है, लेकिन इतने पार्ट में क्या हो गया, अंधेरा हो गया। मतलब क्या हुआ, सूरज डूब गया, सन सेट हो गया। लेकिन जब सन हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रह रहा है, तो 66 हाफ के ऊपर क्या है, सन नहीं डूब रहा है, यानी कि डज नॉट सेट बिलो द होराइजन। इसके अलावा जो सेकंड इम्पोर्टेंट ये है कि जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर इसकी सन की रेज़ सीधे पड़ रही है, उस टाइम पर यदि हम अंटार्कटिक सर्किल पे देखेंगे, ये बिल्कुल ही अंधेरे में है। दिख रहा है, ये बिल्कुल अंधेरे में है। यानी कि 24 आवर सन क्या रहेगा वहाँ पर, उगेगा ही नहीं, बिल्कुल सनराइज़ नहीं होने वाला है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक उसी तरह से यदि ये सिनेरियो यदि बदल जाए, और ये जो अर्थ है अगर इस लोकेशन पे चली जाए और सन हमारा यहीं पे रहे, तो उस टाइम पर क्या होगा कि जो सन की रेज है वो इस हिस्से में पड़ने लगेगी, और इस हिस्से पर क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, यानी कि नाइट हो जाएगी। उस टाइम पर क्या होगा कि जो सन की रेज होगी बिल्कुल सीधे कहाँ पर पड़ रही है, यहाँ पर पड़ेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। और जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन की रेज सीधे पड़ेगी, तो उस टाइम पे अंटार्कटिक सर्किल के बिल्कुल नीचे ये का हिस्सा क्या होगा, धूप में रहेगा, यानी वहाँ पे हमेशा सन की रेज रहेगी, 24 आवर रहेगा। और ठीक उसी टाइम पर यहाँ पर क्या होगा, तो ये बिल्कुल अंधेरे में हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जब सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधे पड़ रही है, उस दौरान आर्कटिक सर्किल के ऊपर सन हमेशा 24 आवर्स तक रहेगा। इसीलिए आर्कटिक सर्किल को 66 हाफ डिग्री रखा गया है, क्योंकि 66 हाफ डिग्री वो मैक्सिमम, वो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है जहाँ पे सन 24 आवर रहेगा। ठीक, इसके अलावा क्या है कि ये यहाँ पे अंटार्कटिक सर्किल में 66 डिग्री हाफ जो है ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, जहाँ पे बिल्कुल भी दिन नहीं होगा 24 आवर्स, एटलीस्ट वन डे इन अ ईयर, यानी कि एक साल में एक दिन ऐसा जरूर होगा।
वो कब होता है? तो 21 जून को हमने बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधे पड़ती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कब सीधे पड़ेगी? तो 22 दिसंबर को। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे ये 5 इम्पोर्टेंट लैटीट्यूड्स हैं, वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं, ठीक? इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि ये जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट लैटीट्यूड्स हैं, वो कितने किन-किन कंट्रीज़ से पास हो रहे हैं, उन कंट्रीज़ का नाम क्या है? यहाँ पर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि किन-किन कंट्रीज़ से पास हो रही है। जैसे इक्वेटर है, किन कंट्रीज़ से पास हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन कंट्रीज़ से पास हो रही है, उसी तरह से आर्कटिक सर्किल किन कंट्रीज़ से पास हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्किल। टू कमेंट बिलो, it is mandatory. Now come to the next, that is why latitudes are important. So from latitudes we can calculate, we can measure climate, यानी कि क्यों important होता है, इससे हम क्लाइमेट को मेजर करते हैं। कैसे? जैसे कभी हमने देखा कि जो सन की रेज होती है वो टिकली कहाँ से कहाँ तक पड़ती है, तो कैंसर से लेकर के ये कैप्रिकॉर्न तक बिल्कुल सीधे पड़ती है। सन की रेज यहाँ पर सीधे पड़ने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे सोलर एनर्जी ज़्यादा होती है और सोलर एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से हाँ, ये क्या होता है, ये हीट सरप्लस रीजन होता है और हीट सरप्लस रीजन होने के कारण ही यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा ज़्यादा बना हुआ रहता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, तो टॉरिड जोन बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जैसे ही नॉर्थ साइड में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ साइड में हम जाएंगे तो सन की जो रेज होती है वो तिरछे पड़ती है, स्लैंटेड पड़ती है और स्लैंटेड पड़ने की वजह से जो यहाँ पर टेम्परेचर होता है वो डाउन होता है, उसकी इंटेंसिटी कम होती है, यहाँ पर भी इसकी इंटेंसिटी कम होती है, इसीलिए जो यहाँ का टेम्परेचर होता है बहुत ही मॉडरेट होता है, इसीलिए इसको हम टेम्परेट ज़ोन भी बोलते हैं, मॉडरेट ज़ोन भी बोलते हैं। ये नॉर्थ साइड में तो इसको हम नॉर्थ टेम्परेट ज़ोन बोलते हैं, ये साउथ में है तो इसको हम क्या बोल देंगे, साउथ टेम्परेट ज़ोन बोलते हैं। इसके अलावा आर्कटिक सर्किल के नॉर्थ साइड में और अंटार्कटिक सर्किल के साउथ साइड में यहाँ पर जो सन की रेज होती है साल में यानी पूरे ईयर्स में कभी-कभी पहुँचती है, वो बहुत ही तिरछे पहुँचती है, बिल्कुल स्लैंटेड होती है। इसीलिए जो यहाँ पे सोलर एनर्जी होती है बिल्कुल ही कम आती है और ये जो एरिया होती है स्नो कवर्ड होती है, परमाफ्रॉस्ट में होती है, हमेशा जमी हुई होती है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, तो फ्रिजिड ज़ोन बोलते हैं। अब इस लैटीट्यूड के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि पूरे ग्लोब पे जो क्लाइमेट होता है वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होता है। इस ज़ोन में क्लाइमेट डिफरेंट होगा, यहाँ पर क्लाइमेट डिफरेंट होगा, यहाँ पर डिफरेंट क्लाइमेट होगा। दैट्स ऑल। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ लॉन्गिट्यूड्स। हम ये देख लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। तो लैटीट्यूड्स में हमने ग्लोब को वर्टिकली डिवाइड किया हुआ था और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली हम डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, तो डेफिनिशन, दिस इज एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन इन ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये क्या है, हमने यहाँ पे ले लिया एक रेफरेंस पॉइंट, दैट इज क्या है, ये प्राइम मेरिडियन है और प्राइम मेरिडियन से ही हम मेजर करेंगे क्या, लॉन्गिट्यूड्स कहाँ से, सेंटर ऑफ द अर्थ से। तो सेंटर ऑफ अर्थ से यदि हम प्राइम मेरिडियन पर यदि हम एंगल खींचेंगे तो सपोज दैट कि हमारा कोई लाइन है और इसी पर यदि हम दूसरी भी यदि एंगल खींचेंगे, दोनों के बीच में कितने का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का। अब ऐसे यहाँ पे कितने का हो गया, ये 0 डिग्री का, यहाँ पे 15, 30, 45, 60, 75, ये 90 ये डिग्री बनती जा रही है, ठीक। ऐसे करते करते बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली एकदम अपोजिट जो डायरेक्शन बनेगी वो 180, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 लॉन्गिट्यूड्स बनेंगे। ठीक उसी तरह से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी 180 लॉन्गिट्यूड्स बनेंगे, यानी कि ओवरऑल कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, तो 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ये हमेशा याद रखिए, ठीक। ये बिल्कुल ये फिक्स होता है। यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हमको 2 ही लॉन्गिट्यूड्स पढ़ना है इंपॉर्टेंट में, प्राइम मेरिडियन जो हमने अभी पढ़ लिया, उसके अलावा हमको पढ़ना है इंटरनेशनल डेटलाइन जो बिल्कुल अपोजिट होती है प्राइम मेरिडियन के, जो 180 डिग्री से पास होती है, ठीक। तो प्राइम मेरिडियन में इंपॉर्टेंट ये है कि हमको ये देख लेना है कि प्राइम मेरिडियन कितने कंट्रीज से पास होती है और वो उस कंट्री का नाम क्या है। मेनी टाइम्स क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ से डायरेक्टली, तो कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर वहीं पे नोट कर लें जहाँ पर वो हमने 5 लैटीट्यूड्स के बारे में पढ़ा है, तो वहाँ पे प्राइम मेरिडियंस के बारे में भी हम लिख लेंगे किन कंट्रीज से पास होती है और इन कंट्रीज का नाम क्या है। आइए अब हम ये देख लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स हम क्यों पढ़ते हैं, या इसका क्या सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक। तो क्यों, व्हाई लॉन्गिट्यूड्स, तो लॉन्गिट्यूड्स का काम ये होता है किसको, इससे हम स्टैंडर्ड टाइम मेजर करते हैं, इसको इससे हम क्या करते हैं, टाइम जोन्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आइए हम ये देख लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड से टाइम कैसे मेजर होता है। चलिए हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि जैसे हमारी जो अर्थ है वो 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करती है, ये क्लियर है सभी को। अब 1 घंटा में यदि हमारी अर्थ कितनी रोटेट करेगी, 1 मिनट, ये 24 आवर में 1 रोटेशन है और 1 रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री मूव करती है। तो 1 आवर में कितना मूव करेगी, तो 360 बाई कितना मूव हो जाएगा, या 24 कट करेंगे कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। यानी जो हमारी अर्थ है वो 1 आवर में 15 डिग्री मूव कर रही है। इट मीन्स कि 2 आवर में कितना मूव करेगी, तो ये 30 डिग्री मूव करेगी।
इसका इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है? लेट्स अज्यूम दैट कि सन इधर से राइज़ हो रहा है और सन की रेज़ सबसे पहले कहाँ पड़ रही है? यहाँ पे, जहाँ पे क्या है ये 90 डिग्री, 75 के बाद आएगा 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री पे सन की रेज़ बिल्कुल सीधे यहाँ पर आकर के पड़ रही है और पहली बार आकर के पड़ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि सन जो राइज़ हो रहा है सबसे पहले कहाँ पे हो रहा है? इस 90 डिग्री पर हो रहा है। और यदि हमने मान लिया कि यदि यहाँ पे 6 ओ क्लॉक में यदि सुबह के टाइम पर क्या है सन हमारा राइज़ हो रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं हुआ कि पूरे अर्थ में सनराइज़ हो गया, ऐसा नहीं है। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो सन की रेज़ पहले पड़ती है, वहीं पे सनराइज़ सबसे पहले होता है, तो यहाँ पर सन की रेज़ क्या हो गई, सबसे पहले पड़ी, तो यहाँ पे सनराइज़ हो गया। कितने बजे हुआ? 6 बजे हुआ। तो जब यहाँ पे 6 बज रहा है, यहाँ पे क्या है 75, अभी यहाँ पे सनराइज़ नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर है। जब ये पॉइंट यहाँ पर पहुँचेगा 90 डिग्री पर, तब यहाँ पर सनराइज़ होगा और ये 75 डिग्री है और 75 डिग्री से ये 90 डिग्री तक जाने में कितना टाइम लगेगी अर्थ को? 1 आवर। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है 15 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगती है? 1 आवर। और यहाँ पे 75 ये 90 है, डिफरेंस कितना है? 15 डिग्री है। तो 15 डिग्री घूमने में 1 आवर का टाइम लेगी। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर अभी कितना बज रहा होगा? 5। यहाँ पे कितना बज रहा होगा? 4, क्योंकि यह पॉइंट यहाँ से घूम कर जाने में 30 डिग्री घूमेगा और 30 डिग्री घूमने में 2 आवर्स का टाइम लेगा। तो इसलिए यहाँ पे 4 ओ क्लॉक, यहाँ पे 3 ओ क्लॉक, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना बज जाएगा? 12 ओ क्लॉक। अब यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि इसका हम टाइम कैसे मेज़र करते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम में यदि यहाँ पे प्राइम मेरिडियन है जो ग्रीनविच से पास हो रहा है इंग्लैंड में लंदन से, यदि यहाँ पे 12 बज रहा होगा, ठीक, तो यहाँ पे जो कंट्री होगी वहाँ पे 1 बज रहा होगा, यहाँ पे जो कंट्री होगी वहाँ पे 2 बज रहा होगा, सेम सेम टाइम पे। यहाँ 12 है तो यहाँ पे 1 बज रहा है, यहाँ पे 2 बज रहा है, यहाँ पे 3 बज रहा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या होगा? सुबह 6 बज गया, ठीक? अब इसका देखिए मतलब क्या है, ठीक ना? आइए हम ये देख लेते हैं कि ये जो डिफरेंट कंट्री का अपना स्टैंडर्ड टाइम क्यों होता है और टाइम ज़ोन्स में हम क्यों इसको डिवाइड करते हैं। इसको हम इंडिया का समझ सकते हैं। जैसे इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, वो कितना डिग्री से पास हो रहा है? तो 68 डिग्री। ये हमने अप्रॉक्स वैल्यू लिया है और 68 डिग्री 7 मिनट होता है, लेकिन हम यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए 68 डिग्री ले लिए, हमारा ये वेस्टर्न पार्ट है, मान लिया कि ये है। ईस्टर्न पार्ट ये है हमारा है कि जो 97 डिग्री से पास हो रहा है, दोनों के बीच में जो है टाइम गैप कितने का हो रहा है, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल जो एक्सटेंशन कितने का है, तो लेट्स अज्यूम दैट कि 30 डिग्री का है। एग्ज़ैक्टली में आएगा या 29 डिग्री का है, लेकिन इसको हमने मान लिया है कि ये 30 डिग्री का। 30 डिग्री होने का मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच में जो टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 आवर्स का हो जाएगा। 2 आवर्स इन द सेंस दैट यदि यहाँ पे ये 6 बज रहा होगा सुबह का, तो यहाँ पे यानी कि अरुणाचल प्रदेश में यदि 6 बज रहा है, तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा? सुबह का 4 बज रहा होगा, यानी कि दिन यहाँ पर उग गया है, यहाँ पे दिन नहीं उगा है, अभी ये टाइम है। अब सपोज़ दैट कि यदि कोई आदमी यदि यहाँ से प्लेन में बैठ के यदि उड़ान भर के यहाँ पे जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में और ट्रैवलिंग टाइम केवल 1 आवर का है, तो उसके अपनी क्लॉक में तो 5 बजेगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का जो एयरपोर्ट होगा, वहाँ पे कितना बज गया रहेगा टाइम तो 7, ठीक? यानी कि उसके टाइम में आज की घड़ी में कितना बज रहा है? 5, लेकिन यहाँ पे कितना बज रहा है? 7। ठीक उसी तरह से यदि यहाँ से कोई आदमी अगर सुबह का 6 बजे यदि यहाँ से प्लेन में फ्लाइट भर करके यहाँ पर आ जाए, तो उसके अपने वॉच में कितना बजेगा? 7, लेकिन यहाँ के एयरपोर्ट में कितना बजेगा गुजरात के? 5। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सुबह तो हो गई रहेगी, लेकिन यहाँ पर जब उड़ के आएगा ना, तो उसको सुबह ही नहीं हुई रहेगी। प्रॉब्लम ये है, ठीक? अब क्या हो रहा है? टाइम में कन्फ्यूजन हो गया कि दोनों जगह पे कैसे टाइम टाइम कैसे सेट होगा? तो टाइम सेट करने के लिए इसके लिए हमने क्या किया है कि इंडिया का जो ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है उसको हमने हाफ कर दिया। तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट कितना है? 29 डिग्री का। ये 68 है, ये 97 है। हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 29 आएगा। तो 29 को हमने क्या किया कि 29 का हमने हाफ कर लिया, यानी कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है उसको हमने हाफ किया। तो 2 से यदि इसको हम कट करेंगे तो ये 14.5 आ जाएगा। तो 14.5 का मतलब ये हुआ कि 68 से यदि हम 14.5 यदि हम काउंट करें यहाँ पर बीच में, तो हमारा कितना आ जाएगा? ये है 14.5 और इसमें यदि हम 68 का हम अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 82 पॉइंट ये 5 हो जाएगा। 82.5 का मतलब ये हो गया कि 82 डिग्री ये 30 मिनट क्या हो गया ये ईस्ट हो गया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया तो ईस्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कितने से पास हो रही है? तो 82 डिग्री 30 मिनट से पास हो रही है। अब यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो भारतीय मानक समय है, वो 82 डिग्री 30 मिनट से क्यों पास हो रही है, उसका ये रीज़न हो गया। अब ये हम देख लेते हैं कि जो हमारी टाइमिंग है वो इंग्लैंड के टाइमिंग से कितना आगे है और हम ये जानते हैं कि 15 आवर में हमारी अर्थ 1 आवर घूमती है। तो 15 से हम क्या कर दिए, इसको हमने डिवाइड कर दिया। तो इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 आवर फिर क्या हो जाएगा? 30 मिनट। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा। यानी कि ये 5.5 आएगा, पूरा डिवाइड करेंगे तो 5 आवर 30 मिनट्स, यानी जो हमारी टाइमिंग है वो ग्रीनविच टाइम से कितनी आगे है? तो 5 आवर 30 मिनट से। अर्लियर ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वहाँ पे क्या था कि इंडिया में 2 टाइम थे ज़ोन थे। एक था असम के लिए बनाया गया था, चाय बागान टाइम ज़ोन था, बट उसको
रिपील कर दिया गया, बाद में हटा दिया गया। तो अभी हमारे पास केवल एक ही टाइम ज़ोन है। लेकिन हमारे कंट्री में तो एक टाइम ज़ोन से काम चल गया। लेकिन जिन कंट्रीज़ के पास लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ज़्यादा है, जैसे मान लो फ्रांस है, रसिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, डेनमार्क, न्यूज़ीलैंड, ब्राज़ील, मेक्सिको, इन सभी के पास क्या है तो मल्टी टाइम ज़ोन्स हैं, जैसे हम यहाँ पर ये देख सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्या ये सब याद करना हमको ज़रूरी है? तो याद करना एज़ सच ज़रूरी नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ का टाइम ज़ोन्स हमको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि मेनी टाइम्स ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नाउ कम टू लास्ट टॉपिक दैट इज़ इंटरनेशनल डेडलाइन। तो यदि इंटरनेशनल डेडलाइन में यदि हम देखें, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ऐसी लाइन होती है, जहाँ पर एक साइड पे दिन अगले दिन की शुरुआत हो रही होती है, तो दूसरे एंड पे जो होता है, वहाँ पे अगला दिन खत्म हो रहा होता है। जैसे यदि यहाँ पे ये 31st अगर टाइम चल रहा 31st डेट स्टार्ट हो रही हो, तो दूसरी जगह पे अभी ये 30 डेट ही स्टार्ट हो रही होगी। अब इसका मतलब कैसे हुआ? जैसे हमने ये बताया कि देखो टाइम जैसे-जैसे हम इधर जाते हैं, तो टाइम क्या होती है, पीछे चलती चली जाती है ना। जैसे यहाँ पर 6 बज रहा था, तो यहाँ पे क्या बज रहा था? 5, 4, 3, 2, 1, फिर ऐसे ही करते-करते आएँगे, तो फिर यहाँ पर ये 6 बजेगा, तो कौन-सा 6 बजेगा? अगले दिन वाला 6 यानी कि पिछला दिन वाला 6 बजेगा। तो ये हम बता रहे हैं कि यहाँ पर 31 हो जाएगा, यानी कि सपोज़ दैट कि यहाँ पर 31st डेट है और यहाँ पे कितनी डेट रहेगी? तो 30 रहेगी। इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि यदि हम वेस्ट से घूम करके यदि हम ईस्ट की तरफ जाएँगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको 1 दिन का फ़ायदा हो जाएगा। 31 से गए, 30 पर आ गए, यानी कि 1 दिन हमको और मिल गया। यदि हम अगर ईस्ट से घूम के यदि हम वेस्ट की तरफ यहीं पर कूद के हम इधर-उधर होते रहें, तो इसका नुकसान हो जाएगा। 30 से 31 पे आएगा, तो फिर तो बेचारा वो 30 की लाइफ तो जी ही नहीं पाया ना, वो डायरेक्ट 31 पर आ गया। तो उसका 1 दिन क्या हो गया? वो लॉस हो गया। सेकंड थिंग इज़ दैट जो इंटरनेशनल डेडलाइन होती है, ये एक्चुअली बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो डार्क रेड कलर है, ये है, ये ज़िगज़ैग होती है। ज़िगज़ैग इसलिए होती है, क्योंकि इंटरनेशनल डेडलाइन को किसी भी आइलैंड या किसी भी कंट्रीज़ से पास नहीं होना होता, उसको कट नहीं करना होता है। यदि इंटरनेशनल डेडलाइन किसी भी आइलैंड या किसी भी कंट्री यदि कट कर देती है, इसका मतलब ये हुआ कि उस कंट्री में, उस आइलैंड्स में 2 डेट हो जाएगी, यानी एक ही कंट्री में 2 डेट, इट वुड बी मोर प्रॉब्लमैटिक, दैट्स व्हाई। इसको हम क्या करते हैं कि जितने भी आइलैंड्स होते हैं, सभी आइलैंड्स को हम इसको बचा-बचा के इसको हम ड्रा करते हैं। इसीलिए हमारी इंटरनेशनल डेडलाइन होती है, ये ज़िगज़ैग होती है। अब क्वेश्चन्स मान लो एग्ज़ाम में ये आ गया कि इंटरनेशनल डेडलाइन क्रॉसेस व्हिच कंट्रीज़ या आइलैंड, तो हमेशा आंसर क्या होगा? नो। नो कंट्रीज़, यानी किसी भी कंट्रीज़ को ये कट नहीं करती है। ठीक? इट वाज़ द लास्ट। नाउ कम टू द सम द क्वेश्चन्स व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशंस ड्यूरिंग वेरियस ईयर्स। जैसे कि ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ऑन 21st जून द सन, तो सन क्या होता है? डज़ नॉट फेड बिलो द होराइज़न एट द आर्कटिक सर्किल, अभी हमने ये एक्सप्लेन किया हुआ था कि जब 21st जून को सन कहाँ पे पड़ता है डायरेक्टली, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब सीधे पड़ता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि आर्कटिक सर्किल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स रहेंगे, वहाँ पे जो सन होता है नहीं डूबता है, यानी कि होराइज़न के बिलो वो सेट ही नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला ऑप्शन सही। दूसरा क्या कह रहा है कि डज़ नॉट सेट बिलो द होराइज़न एट द अंटार्कटिक सर्किल, वो तो सेट ही रहता है, बिल्कुल डूबा ही रहता है, वहाँ पे कभी दिन ही नहीं होता है उस टाइम पे तो। और ये क्या कर रहा है? वर्टिकली नून एट द इक्वेटर, यानी कि बिल्कुल वो वर्टिकली ओवरहेड नहीं होता। अभी हमने बताया था कि 21 जून को कहाँ पे होता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है। ये कह रहा है कि साइंस वर्टिकली ओवरहेड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये 22 दिसंबर को होता है। दैट्स व्हाई फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। नाउ दिस इज a question that is the United Kingdom, Denmark, New Zealand, Australia, Brazil. You have to know that the many countries have more than 4 time zones, यानी कि इस कंट्रीज में 4 से यानी कि 4 से ज़्यादा टाइम जोन्स हैं। तभी हमने देखा था कि ब्राज़ील और मेक्सिको में क्या था, वहाँ पे 4 टाइम जोन्स था, लेकिन बाकी जो है यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे क्या है तो मोर देन 4 टाइम जोन है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन दैट इज, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी आपको होमवर्क में दिया था कि आपको कंट्रीज फाइंड आउट करना है कि किस कंट्री से पास होती है। अब यहाँ पर एक काम और आपको करना पड़ेगा कि ये किस वाटर बॉडी से भी पास होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये 3 वाटर बॉडीज दिया गया है। लेक टंगानिका दिया है, लेक टोनले सैप है, पैटोस लैगून है। ठीक, इसमें से ये पूछा है कि इसमें से इक्वेटर पास होती है, तो किसमें से पास हो रही है? तो अनफॉर्चुनेटली जो इक्वेटर है, इसमें से किसी से भी पास नहीं होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा तो नन हो जाएगा। ये आपको देख लेना है वर्ल्ड मैप में, ये जो भी हमारा 5 लैटिट्यूड्स हैं, वो किस वाटर बॉडी से, किस कंट्री से पास होती है। यदि आप ये चाहते हैं कि इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूँ, नेमोनिक्स के साथ में बना दूँ, ताकि वो कंट्रीज़ का नाम भी याद हो जाए, तो डू कमेंट बिलो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें,
और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, उसको कमेंट में ज़रूर बताएँ। मैं उस पर एक नई वीडियो लेकर के आऊँगा। ये हमारा एनसीईआरटी का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें हम जीएस का फाउंडेशन क्लियर कर रहे हैं। तो बने रहिए, आगाज़ आइए इसके साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।